नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक एजुकेशन से संदीप श्रीवास्तव। जैसा कि लॉकडाउन के चलते हुए आपके एग्ज़ाम वगैरह जो थे वो पोस्टपोन हो गए थे, तो वो समय आ गया है बहुत जल्द जब आपके एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो जाएगी। इस दौरान आपको तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी है, जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम के अनुसार मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चनों को बेस बनाया गया है। तो आपको उस आधार पर अपनी तैयारी को पूरा करना है और यहाँ पर वैदिक एजुकेशन ठीक उसी प्रकार से आपको नोट्स प्रोवाइड करता है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को आधार बनाया जाता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ठेका खाते, जो कि लागत लेखांकन का एक अभिन्न अंग है और हम इसमें फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी बेसिस को देखेंगे और आगे के लेक्चर्स में हम स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल्स की भी क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं कि ठेका कहते किसे हैं। सबसे पहले ठेका पर्यवेक्षण यानी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखिए क्या होता है। अधिकांश कार्य कारखाने में न जाकर कार्य स्थान पर ही संपन्न किए जाते हैं। इन कार्यों का उत्तरदायित्व जो भी व्यक्ति लेता है वह लिखित या मौखिक समझौता करता है। यानी यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ ठेके में कार्य जो है वो कहीं पर जा कर के नहीं किया जाता स्पेशल, बल्कि अपने कार्य स्थान यानी जहाँ पर आपका पुल बन रहा है, जहाँ पर आपका बांध बनना है, बंदरगाह बनना है, आपके मकान बन रहे हैं, ये कार्य वहीं पर ही संपन्न कर दिए जाते हैं। चूँकि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ठेका है, तो इसके लिए समझौता यानी अनुबंध का होना आवश्यक है। यानी वो लिखित और मौखिक समझौता करता है। अब आइए आगे चलते हैं। इस समझौते को ठेका देने वाले को ठेकादाता यानी कॉन्ट्रैक्टी तथा ठेका कार्य करने वाले को ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। और इसके प्रतिफल के रूप में जो भी हमें अमाउंट मिलती है उसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। जैसा कि ऊपर हम बता ही चुके हैं कि ये कार्य प्रायः सड़क, पुल, बांध, बंदरगाह, मकान के निर्माण आदि में किया जाता है। टॉपिक 2 है हमारा उपकार पर्यवेक्षण। कुछ कार्य इस प्रकार के होते हैं जिसके अंतर्गत काम करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्माता से आवश्यक वस्तुएं उसी कारखाने में ही तैयार कराने के समझौते किए जाते हैं। इन कार्यों को उपकार कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में जब कोई कॉन्ट्रैक्टर मकान बनवाता है तो उसमें लोहार का काम या मिस्त्री का काम यानी छोटे छोटे उपखंडों में ठेके प्रोवाइड किए जाते हैं। उपकार मतलब उसको दे दिया जाता है कि आप ये काम करेंगे, सीढ़ी बनाने के लिए, रेलिंग लगाने के लिए आप एक अलग व्यक्ति को वो ठेका प्रोवाइड कर देते हैं। इसे छोटे छोटे कार्य को उपकार कहा जाता है, यानी जॉब कॉस्टिंग। उपकार पर्यवेक्षण, जॉब कॉस्टिंग। आगे चलते हैं, देखते हैं ठेका बही खाता यानी कॉन्ट्रैक्ट लेजर क्या है। कि ठेकेदार विभिन्न ठेकों को लेखा करने के लिए एक खाता बही रखता है जिसमें प्रत्येक ठेकेदारों को एवं उसके ठेकों को अलग अलग खाता खोला जाता है। ठेकेदार जब खाता बनाता है तो ऊपर कुछ सूचनाएं देता है। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट लेजर तैयार किया जाता है तो उसमें कुछ सूचनाओं का होना आवश्यक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर, ठेका की संख्या, यानी हर कॉन्ट्रैक्ट जैसे ठेकेदार होता है कई सारे ठेके लेता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट संख्या का भी होना आवश्यक है। पार्टिकुलर्स टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विवरण के ठेके की अवधि,
यानी ठेके की अवधि कितना है, उसका टाइम पीरियड क्या है। डेट स्टार्टेड, ठेका कार्य आरंभ करने की तिथि क्या है। ठेका कार्य समाप्ति की विधि तिथि क्या है। डेट कंप्लीटेड, प्लेस ऑफ वर्क, ठेका कार्य का स्थान क्या है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठेका की धनराशि क्या है। टर्म ऑफ पेमेंट, भुगतान की अवधि क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि ठेका खाते में डेबिट पक्ष की कौन कौन सी मदें होती हैं। आगे जब हम न्यूमेरिकल लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे तो उसमें इसकी बहुत अच्छे से डिटेल की जाएगी। अभी हम लोग थ्योरी बेसिस पे इसको देख रहे हैं। यानी प्रत्यक्ष सामग्री, यानी ठेके में कुछ ना कुछ मटेरियल लगता है, कुछ ना कुछ लेबर लगती है, और उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ओवरहेड्स होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टाइप के होते हैं, यानी अप्रत्यक्ष व्यय प्रकार के होते हैं। प्लांट व औजार, उप ठेका लागत, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या है, अतिरिक्त किया गया कार्य क्या है। अब आइए देखते हैं ठेका खाते की क्रेडिट पक्ष की मदें। लौटाई गई सामग्री, मटेरियल रिटर्न, हस्तांतरित की गई सामग्री, मटेरियल ट्रांसफर्ड, अंत में बची हुई सामग्री, मटेरियल एट द एंड, शेष प्लांट व औजार, प्लांट एंड टूल्स एट द एंड। कार्य जो प्रमाणित हो चुका है वर्क सर्टिफाइड, कार्य जो किया जा चुका है लेकिन प्रमाणित नहीं हुआ है वर्क डन बट अनसर्टिफाइड। ठेका मूल, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठेका खाते की लाभ व हानि की क्या दशा होती है, इम्पॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस निकल सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको ठेके पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट यानी मूल से लागत को घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। इसमें 3 कंडीशन होती है जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर पूछे जा सकते हैं। इफ़ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज़ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, यानी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, यानी आपका ठेका मूल ठेका लागत के बराबर है, तो आपको ना तो प्रॉफिट हुआ है ना तो लॉस हुआ है। इफ़ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज़ मोर देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, यदि आपका ठेका मूल लागत से अधिक है तो आपको प्रॉफिट हुआ है। इसके अपोजिट, इफ़ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज़ लेस देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, यानी आपका ठेका मूल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से यानी ठेका लागत से कम है, तो आपको हानि हुई है। यहाँ पे कोई एक कंडीशन में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं ठेके पर लाभ हानि का निर्धारण कैसे किया जाता है। पूर्ण ठेके, अपूर्ण ठेके, यानी ठेके पर लाभ हानि की गणना 2 प्रकार से होती है, पूर्ण ठेके, अपूर्ण ठेके। जैसा कि आपको मालूम है कि यदि कोई चीज़ पूर्ण हो चुकी है तो उसमें लाभ या हानि निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। यानी एक तरफ आपने सभी ठेके संबंधी सभी खर्चों को रखा, दूसरी तरफ उससे होने वाली इनकम्स को रखा, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के आधार पर हम सभी लाभ व हानि को निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपके ठेके अपूर्ण हैं तो यहाँ पे अनुमानित लाभ की गणना की जाती है। जैसे यदि अपूर्ण ठेके पर हानि हुई है तो यह हानि पूरी की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। कुछ कंडीशंस होती हैं ठेके की, यानी अकाउंट्स की कुछ फाउंडेशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। और यहाँ पर हम कुछ फार्मूले भी अब आगे देखेंगे। यदि अपूर्ण ठेके में आपको लाभ हो रहा है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है, यदि प्रमाणित कार्य का मूल ठेका मूल के 1/4 को ही हम 25% भी कह सकते हैं, यानी 25% से कम है, यानी प्रमाणित कार्य जितना भी आपका वर्क सर्टिफाइड हुआ है आर्किटेक्ट के द्वारा या सीए के द्वारा, किसी से भी आपका वर्क जो है सर्टिफाइड हुआ है कि और पता चलता है कि वो 25% से कम है, तो ऐसी दशा में लाभ का निर्धारण ही नहीं हो सकता है और आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स के बैलेंस को वर्क इन प्रोग्रेस
खाते में ले जाया जाता है। जहाँ पर आपको पता होना चाहिए वर्क इन प्रोग्रेस का अर्थ क्या होता है, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है बल्कि कार्य प्रगति पर है। आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी आपको होगी। यदि सेकंड कंडीशन, यदि प्रमाणित कार्य 1/4 या 25% से अधिक है परंतु 1/2 या 50% से कम है, यानी ऐसी दशा में आपका फार्मूला हो जाता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड वर्क। यानी यहाँ पर आपको लाभ निकालना होगा अपूर्ण ठेके का क्रेडिट शेष इंटू 1/3 इंटू प्राप्त रोकड़ अपॉन प्रमाणित कार्य का मूल। ऐसी दशा में 1/3 भाग लाभ हानि खाते में ले जाया जाता है तथा बाकी की दशा में अर्थात 2/3 भाग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ले जाया जाता है। तीसरी कंडीशन, यदि प्रमाणित कार्य 1/2 या 50% से अधिक है तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड वर्क। यानी लाभ बराबर ठेके का क्रेडिट शेष इंटू 2/3 इंटू प्राप्त रोकड़ अपॉन प्रमाणित कार्य का मूल्य। ऐसी दशा में 2/3 भाग रोकड़ प्राप्ति के आधार पर लाभ हानि खाते में ले जाता है। शेष राशि को संदिग्धताओं के लिए संचय मानकर वर्क इन प्रोग्रेस खाते में ले जाया जाता है। ये तीनों रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से फॉलो करें। इसी के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जब ठेका पर्याप्त प्रगति पर होता है अर्थात लगभग समाप्ति की दशा में होता है तब निम्न प्रकार से भी लाभ निर्धारण किया जाता है। जैसे प्रॉफिट बराबर एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। लाभ बराबर पूरे ठेके का अनुमानित लाभ इनटू प्रमाणित कार्य अपॉन ठेका मूल। उक्त दशा में लाभ ज्ञात करने के लिए ठेका खाता के साथ एक अनुमानित ठेका खाता या अनुमानित ठेका विवरण बनाना पड़ता है जिससे पूरे ठेके का अनुमानित लाभ ज्ञात हो सके। इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरह फॉलो करें। यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चंस निकलने की प्रबल संभावना बनती है। ठेका खाता में बनाए जाने वाले खाते क्या हैं? जब पूर्ण ठेका होता है तो निम्नलिखित 3 खाते बनाए जाते हैं: कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और बैलेंस शीट। अपूर्ण ठेके में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके अलावा कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, उसको भी देख लें आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। यहाँ से ठेका खाते में कम से कम 5 प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा आपकी परीक्षा में और आपको बहुत अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है। 2 से 3 बार वीडियो देखें। पीडीएफ फाइल मुझे बताएं, मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगा। देखते हैं, यदि ठेकेदाता किसी कार्य को रोक देते हैं उसे अवरोध कार्य कहा जाता है। यदि ठेकेदार किसी कार्य को रोक देता है तो उसे रोकीकृत कार्य या अवरोध कार्य भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे, जो कार्य प्रमाणन की तिथि तक हो जाते हैं उसे प्रमाणित कार्य और जो प्रमाणन की तिथि के पश्चात किए जाते हैं उसे अप्रमाणित कार्य कहते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी तक आप सुनते आ रहे थे प्रमाणित कार्य क्या है सर, अप्रमाणित कार्य क्या है, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाए। यानी जो कार्य प्रमाणित हो जाता है उसे प्रमाणित कार्य और जो कार्य अप्रमाणित होता है उसे अप्रमाणित कार्य कहते हैं। ठेका लागत पद्धति के अंतर्गत चालू कार्य की गणना करते समय प्रमाणित एवं अप्रमाणित दोनों कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। यानी यदि हम वर्क इन प्रोग्रेस की गणना कर रहे हैं तो वहाँ पे सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों तरह के वर्क को हम लोग काउंट करते हैं, सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो निश्चित मूल्य के बदले किसी व्यक्ति का निर्माणी कार्य पूरा करता है ठेकेदार कहलाता है। ये सब आपको मालूम है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठेकेदार व ठेकेदाता के बीच एक अनुबंध होता है। जैसा कि आपको मालूम है, यह अनुबंध लिखित व मौखिक दोनों होता है। ठेकेदार द्वारा प्रमाणित कार्य के अग्रिम भुगतान में
कुछ 10% या 20% धनराशि रोक ली जाती है तो उसे प्रतिधारणा धन कहते हैं। कभी कभी देखा गया है कि ठेकेदार कार्य को प्रमाणित करता है तो उसे पता चल जाता है कि हमारा वर्क अभी 80% 90% हुआ है और अभी कुछ कार्य यानी 10% 20% कार्य अभी बाकी है, तो वह कुछ धन 10% 20% रोक लेता है इस आशा में कि कहीं वो हमारा कार्य छोड़कर कहीं चला ना जाए। तो जो धन रोका जाता है उसे प्रतिधारणा धन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चल सोपान परिनियम। जब ठेका दीर्घकालीन होता है तो भविष्य में मूल्यों में उतार चढ़ाव होते हैं और इसके लिए अनुबंध में एक परिनियम रखा जाता है जिससे मूल्यों में परिवर्तन होने पर ठेका मूल्यों में समुचित परिवर्तन कर दिया जाता है। इसे ही चल सोपान परिनियम कहते हैं। यानी चल सोपान क्या चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए एक पुल का निर्माण हो रहा है और भविष्य में उसमें लगने वाला मटेरियल महंगा हो जाता है, तो इस बात का समझौता हो जाता है कि अगर किसी वर्ग को भी हानि हो रही है तो वो ठेका मूल्यों में समुचित परिवर्तन कर दे। इसी को चल सोपान परिनियम कहते हैं। आगे कुछ बहुविकल्पीय इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम देख लेते हैं एक टेस्टिंग ड्राइंग पे, और अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके ही इसको सॉल्व करिए क्योंकि यहाँ पे कुछ बेस आपके अकाउंटिंग थीम से है। चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, यदि ठेका पूर्ण होने पर लाभ होता है तो क्या प्रविष्टि होगी। जैसा कि आपको मालूम है यदि लाभ होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसीलिए ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब ठेका पर्याप्त प्रगति पर होता है अर्थात लगभग समाप्ति की दशा में होता है तो लाभ ज्ञात किया जाता है। अभी आपने प्रीवियस में पढ़ा है, इसमें आपका फार्मूला होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अपूर्ण ठेके लगभग पूर्ण होने वाले हो तो भाग की गणना की जाएगी अनुमानित लाभ इंटू प्रमाणित कार्य अपॉन ठेका मूल। ऑप्शन बी अनुमानित लाभ इंटू ठेका मूल अपॉन प्रमाणित कार्य। सी ठेका मूल अपॉन प्रमाणित कार्य। डी अवरोध में से कोई नहीं, अवरोध में से कोई नहीं। तो ये भी अपूर्ण ठेके लगभग पूर्ण होने वाले हों तो भाग की गणना ऑप्शन ए अनुमानित लाभ इंटू प्रमाणित कार्य अपॉन ठेका मूल्य के आधार पर की जाएगी। नेक्स्ट, ठेका या सावधि लागत विधि का प्रयोग उन व्यवसाय के द्वारा किया जाता है जो निश्चित ठेके लेते हैं, जैसे भवन निर्माण करने वाले ठेकेदार। उपकार लागतों पर वही सिद्धांत लागू होता है जो ठेका लागतों पर लागू होता है। यह कथन किसका है, तो इसको भी नोटिफिकेशन बना लीजिए आप लोग। ये सिद्धांत वाटर डब्ल्यू विक का है। ठेका लागत एवं उपकार लागत को विधियों द्वारा निकाला जाता है, अलग अलग विधि द्वारा, एक ही विधि द्वारा, दोनों ही तरीकों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी इसको भी हम लोग एक ही विधि से निकालते हैं, यानी ठेका लागत एवं उपकार लागत को हम लोग एक ही विधि द्वारा निकालते हैं। छठा क्वेश्चन, ठेका लागत विधि में ठेका खाता तैयार करता है ठेकेदार, ठेकेदाता, ये दोनों इनमें से कोई नहीं, यानी ठेकेदार इसको तैयार करता है। लागत योग विधि उपयोगी होती है ठेकेदार के लिए, ठेकेदाता के लिए, ठेकेदार व ठेकेदाता दोनों के लिए नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी ठेकेदाता के लिए सही है। यदि लेखांकन वर्ष में ठेका पूर्ण नहीं है तो अधूरे ठेके पर हानि को हस्तांतरित किया जाता है। यानी अपूर्ण कार्य है और वहाँ पर आपको हानि होती है तो उसे लाभ हानि खाते में, यानी ऑप्शन ए आपका सही है, लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। नवा क्वेश्चन, यदि 50% ठेका पूर्ण हो तो समांतर लाभ की कितनी रकम क्रेडिट की जाती है। नगद अनुपात की गुणा द्वारा
अर्जित लाभ का 2/3, अनुमानित लाभ का 50%, अनुमानित लाभ का 60%, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी आपका 50% कार से अधिक है, यानी हाफ कार से अधिक है, तो ऑप्शन ए नगद अनुपात का गुणा द्वारा अर्थात अर्जित लाभ का 2/3 भाग। 10वां क्वेश्चन, ठेके खाते में निर्माणाधीन कार्य की रकम सम्मिलित होती है अपूर्ण कार्य की लागत में, प्रमाणित कार्य की लागत में, अप्रमाणित कार्य की लागत में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए अपूर्ण कार्य की लागत में, यानी ठेके खाते में निर्माणाधीन कार्य की रकम अपूर्ण कार्य की लागत में सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित मूल्य पर माल की आपूर्ति करने, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित मूल्य पर माल की आपूर्ति करने, कार्य करने आदि से संबंधित समझौते को ठेका कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, वाल्टर डब्ल्यू विक के अनुसार, जॉन डब्ल्यू कार्टर के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी आंसर ए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार यह डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेशित कार्यों की लागत निर्धारित करने के लिए लेखांकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं ठेका लागत पद्धति, उपकार लागत पद्धति, इकाई लागत पद्धति, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी आदेशित कार्यों की लागत निर्धारित करने के लिए लेखांकन पद्धति प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग ठेका लागत पद्धति कहते हैं। ठेका लागत पद्धति मुख्यतः संबंधित होती है निर्माण संबंधी कार्यों से संबंधित, उत्पादन संबंधी कार्यों से संबंधित, बिक्री संबंधी कार्यों से संबंधित, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी ठेका लागत पद्धति जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है, निर्माण संबंधी कार्यों से संबंधित होती है। ठेका लागत पद्धति कार्य हेतु उपयोग की जाती है, दीर्घकालीन कार्यों हेतु, अल्पकालीन कार्यों हेतु, दीर्घकालीन व अल्पकालीन कार्यों हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिकांशतः ठेका लागत पद्धति जो है दीर्घकालीन कार्यों के लिए होती है। आप कह सकते हैं कि ये दीर्घकालीन अल्पकालीन दोनों हो सकती है, बट थोड़ा सा डाउटफुल है ये प्रश्न। जो हमें तथ्य प्रोवाइड किए गए हैं वो दीर्घकालीन के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, तो इस आधार पर हम दीर्घकालीन मान करके इसको करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठेका लागत पद्धति में लागत निर्माण सरल होता है, प्रत्यक्ष विभाजित, अविभाजन सरल होता है, अविभाजन जटिल होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठेका लागत पद्धति में लागत निर्माण प्रत्यक्ष रूप से विभाजित किए जाते हैं। नेक्स्ट, ठेके का मूल्य किस प्रकार मूल्यांकित किया जाता है? निश्चित मूल्य के आधार पर, प्रतिदिन के आधार पर, प्रतिवर्ष के आधार पर, लागत के आधार पर। यानी ठेके का मूल्य जो है निश्चित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। निम्न में से ठेका कौन सा माना जाएगा? निश्चित मूल्य ठेका, लागत युक्त ठेका, विधि वाक्यांश युक्त ठेका, उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है, यानी ये तीनों ही आपके ठेके माने जाएंगे। ठेकेदार द्वारा समानता अपनी पुस्तकों में कौन सा खाता खोला जाता है? ठेका खाता, चालू कार्य खाता, ठेकेदार का खाता, ये सभी। तो यहाँ पर ठेकेदार द्वारा समानता अपनी पुस्तकों में ये सभी प्रकार के खाते खोले जाते हैं। निम्न में से कौन सी सामग्री ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त की जाती है? प्रत्यक्ष क्रय की सामग्री, स्टोर से निर्मित सामग्री, अन्य ठेकों से प्राप्त सामग्री, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है, यानी जो भी सामग्री ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त की जाएगी वो प्रत्यक्ष क्रय भी सामग्री, स्टोर निर्मित सामग्री, अन्य ठेकों से प्राप्त सामग्री, ये सभी प्रयुक्त की जाती है। अपूर्ण ठेके के संबंध में क्या जनरल प्रविष्टि होगी? जब अपूर्ण ठेके के संबंध में हमारा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट होगा और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट का जब लेजर बनेगा तो क्रेडिट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं। किस अपूर्ण ठेका माना जाएगा? जिसमें ठेका मूल्य 1/4 से कम प्रमाणित हो, जिसमें ठेका मूल्य 1/2 से कम प्रमाणित हो, जिसमें ठेका मूल्य 1/2 से कम प्रमाणित हो, उपरोक्त सभी। भाई आपने प्रीवियस में सभी रूल्स को देखा था कि इनकम्प्लीट इन तीनों दशाओं में माना जाएगा, यानी अपूर्ण ठेका, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, अपूर्ण ठेका, इन सभी कंडीशनों में माना जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। आंसर डी आपका सही है।
चल सोपान वाक्यांश क्या होता है भाई? आपने मालूम है कि वृद्धि, यानी मूल्यों में जब वृद्धि होती है तो वृद्धि वाक्यांश को आंसर ए आपका सही है। लागत, धन लाभ ठेकों में से कौन सा व्यय सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठेकेदार का वेतन, ठेकेदार से असंबंधित व्यय, स्वयं की पूंजी पर ब्याज, उपरोक्त सभी। यानी यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यय नहीं है जो कि ठेके में सम्मिलित किया जाता है। ठेकेदार का कोई वेतन नहीं होता है, ठेके से संबंधित कोई व्यय नहीं होते हैं, स्वयं की पूंजी पर ब्याज, ऐसा कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उपरोक्त ठेके से असंबंधित व्यय। उपकार लागत विधि को कह सकते हैं। उपकार आदेश पर्यवेक्षण, विशिष्ट आदेश पर्यवेक्षण, उत्पादन आदेश पर्यवेक्षण, उपरोक्त सभी। यहाँ पे उपकार लागत विधि को हम ये सभी कह सकते हैं। उपकार आदेश भी कह सकते हैं, विशिष्ट आदेश भी कह सकते हैं और उत्पादन आदेश भी कह सकते हैं। अपूर्ण कार्य की दशा में हानि हस्तांतरित की जाती है, दर्शाई जाती है, तो जाहिर सी बात है लाभ हानि खाते में। अगर ये नोट्स आपको अच्छे लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आगे चल कर के नोटिफिकेशन मिलती रहे फटाफट। और मैं और भी ज़्यादा अच्छा प्रयास करने की कोशिश करूँगा इस लॉकडाउन में, और इस हो सकेगा कि 1 से 2 दिन में मैं आपकी इसकी प्रिंटेड प्रतिलिपि आप तक पहुंचा सकूं। और जिसको भी ये प्रतिलिपि चाहिए हो वो मुझको व्हाट्सएप कर सकता है। धन्यवाद। संदीप श्रीवास्तव, वैदिक एजुकेशन।